कक्षा 6 से 8 राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, ये छोटी सी पतली सी, जो संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर से प्रकाशित, और जिसके निदेशक देख रहे हैं आप संजय जी चौधरी। बहुत ही अच्छी उनके द्वारा, ये उनके पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई बुक है, जिसके अंदर कक्षा 6 और 10 से जो हमारा राजस्थान अध्ययन की जो बुक चल रही है उसके सभी पाठों का समावेश है, और बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है। आज हम इसके कक्षा 6 के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, आप ये देखिए, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 और 10 का सार है, और लेखक संजय जी चौधरी, संपादक प्रियंका चौधरी। ये इसका फ्रंट आगे का पेज है। इसके बाद आगे देखिए, इसका बुक डेमो का रिव्यू दोस्तों मैं अपने चैनल पर दे चुका हूं। अगर वह रिव्यू आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से आप इसको जरूर देखिए। आगे ये आप देखिए, इसके बाद बुक का दूसरा जो पेज आता है, ये इनके द्वारा जो कोर्स चलाए जाते हैं, संजय जी चौधरी, ये इनका फोटो आप देख रहे हैं। और ये ब्रह्मास्त्र कोर्स जो देखेंगे कि भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, समसामयिकी, अर्थव्यवस्था, संजय सर द्वारा संपूर्ण राजस्थान जीके का ब्रह्मास्त्र कोर्स, जो 999 का महा ऑफर अभी चल रहा है। तो इनके ऐप पे डाउनलोड करके दोस्तों संपूर्ण कोर्स संजय सर द्वारा करवाया जाएगा। तो आज ही संकल्प ऐप पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं दोस्तों, और अधिक जानकारी ये जो मोबाइल नंबर है वहां पे आप प्राप्त कर सकते हैं। और इनके दूसरे कोर्स भी आप देखिए, संकल्प के न्यू लाइव कोर्स, जिसमें स्कूल व्याख्याता से लेकर ये जितने भी कोर्स आपको देख रहे हैं, ये इनके ऐप पर ऑफलाइन और ऑनलाइन, अगर आप इनके आसपास गंगानगर के आसपास के क्षेत्र से हैं तो इनकी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सभी कोर्स आपकी सुविधा के अनुसार, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन के अंदर भी ये सभी कोर्स हैं, और अधिक जानकारी इनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। और इनका जो एड्रेस भी आप देख सकते हैं, 48 मुखर्जी नगर, मेन बस स्टैंड, श्री गंगानगर। बहुत ही अच्छी कोर्स, और ये सभी इनके ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आगे आप देखेंगे दोस्तों, ये जो तीसरा पेज इनका, निदेशक श्री संजय जी चौधरी, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर, और कक्षा 6 से 10 राजस्थान अध्ययन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पुस्तकें हैं उन्हीं का है दोस्तों। ये जो पाठ हैं इनको एक बुक के अंदर कर दिया गया है, आप आगे देखेंगे। ये अधिक जानकारी दोस्तों ये मोबाइल नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी इनके आपके सुझाव जो हैं सादर आमंत्रित हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो दोस्तों इनका ज्वाइन करें। आगे आप देखेंगे दोस्तों कि हम इस बुक के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे। तो राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 जो कंटेंट, विषय वस्तु, पेज नंबर, तो हम दोस्तों इसका एक ही वीडियो के अंदर कक्षा 6 के ये जितने भी जो टॉपिक है दोस्तों उनको हम कवर करेंगे। जिसमें पहला है राजस्थान एक परिचय, अध्याय पहला। दूसरा है राजस्थान का इतिहास, तीसरा इतिहास को जानने के स्रोत, चौथा अध्याय राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, पांचवा है आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, छठा है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और सातवां है जल संसाधन एवं संरक्षण, आठवां आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, नौवां राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, और 10वां है लोक संस्कृति एवं कला। कक्षा 6 भाग प्रथम, ये इसके जो कंटेंट हैं एक ही वीडियो में दोस्तों हम कवर कर लेंगे। तो वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आप अंत तक जरूर बने रहें, बहुत ही अच्छे। आगे इसके जो कक्षा 7 के अंदर भी आप देखिए, ये जब देखेंगे उस समय हम बताएंगे, ये भी आप देख सकते हैं कक्षा 7 के जो टॉपिक हैं। और आगे आप देखेंगे ये कक्षा 8 के टॉपिक, फिर आगे आप देखिए ये कक्षा 9 के टॉपिक, और ये अंतिम है कक्षा 10 के ये सभी टॉपिक। इस बुक के जितने भी ये टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे। आज हम कक्षा 6 के सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे दोस्तों। तो ये आप देखिए, ये
हमारा राजस्थान भाग प्रथम कक्षा 6। तो इसके अंतर्गत पहला अध्याय है राजस्थान एक परिचय। दोस्तों वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहे और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ग्रुप में अपने सभी तैयारी करने वाले ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर करें। और फेसबुक पेज पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और अच्छे से हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए दोस्तों शानदार कमेंट करें। वीडियो को दोस्तों अब शुरू करते हैं। राजस्थान एक परिचय। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? दक्षिणी दिशा में। भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? दक्षिणी दिशा में। भारत में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों पढ़ाते समय मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछता जाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे भारत में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्य तो 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि 28 राज्य कौन कौन से हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो 10.41%। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है ये कमेंट कर देंगे। जितना आप कमेंट करेंगे, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं उतना आपको दोस्तों एग्जाम के अंदर याद रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो जब भी देखें आप कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के लिए दोस्तों 1000 लाइक का टारगेट रखा है, जो दोस्तों आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर हम कक्षा 6 के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि राजस्थान के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं। आगे है राजस्थान की उत्तर दिशा में पंजाब, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो गुजरात। राजस्थान की उत्तर दिशा में तो पंजाब, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो गुजरात। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 50 जिले। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 50 जिले। राजस्थान में पूर्व में कितने जिले थे? 33 जिले। राजस्थान के अंदर पूर्व में कितने जिले थे? 33 जिले। राजस्थान के उत्तर में श्री गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर। तो मध्यवर्ती जिला कौन सा होगा? नागौर। राजस्थान के उत्तर में गंगानगर, श्री गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर, पश्चिम में जैसलमेर। तो मध्यवर्ती जिला कौन सा होगा? नागौर। राजस्थान के कौन से 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान के कौन से 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों ये अनूपगढ़ नया जिला बना है, तो आप कमेंट करेंगे कि किस जिले से अलग होकर अनूपगढ़ नया जिला बना है, कमेंट कर देंगे। राजस्थान में पूर्व में रेड क्लिफ पर जिले 4। राजस्थान में पूर्व में रेड क्लिफ पर जिले 4। दोस्तों ये राजस्थान में पूर्व में रेड क्लिफ पर 4 जिले हैं। ये 4 जिले कौन से हैं? इनके नाम आप कमेंट
कमेंट कर देंगे। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 और देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि अक्षांशीय विस्तार तो है 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 और देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल दूरी कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल दूरी कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक कुल दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की कुल दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर। पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों की स्थिति कैसी है? तो क्षेत्रफल में बड़े जिले हैं। पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों की स्थिति कैसी है? तो क्षेत्रफल में बड़े जिले। आगे देखें, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दूदू, जो जयपुर शहर के अंतर्गत है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दूदू, जो जयपुर शहर से है। राजस्थान का पूर्व में छोटा जिला कौन सा था दोस्तों? धौलपुर। राजस्थान का पूर्व में छोटा जिला था धौलपुर। और राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान का पूर्वी जिला भी धौलपुर और राजस्थान का पूर्व में छोटा जिला धौलपुर। धौलपुर राजस्थान की पूरी दिशा में स्थित है। इसी कारण धौलपुर में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। धौलपुर राजस्थान की पूर्व दिशा में स्थित है। इसी कारण धौलपुर में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त होता है। राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। राजस्थान में पूर्व में संभाग थे 7। राजस्थान में पूर्व में कितने संभाग थे दोस्तों? 7। दोस्तों आप ये कमेंट करेंगे कि राजस्थान में जो कुल हमारे 10 संभाग है वो कौन कौन से हैं? 10 संभागों के नाम आप कमेंट कर देंगे क्रम वाइज। राजस्थान के अंदर पूर्व में संभाग कौन से थे? 7 संभाग। ये भी आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दोनों आपको याद होना जरूरी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थल की सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, और सीमा इसकी 1600 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, और है जो 1600 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब, 89 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, 89 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान भारत व पाकिस्तान के मध्य की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ का निर्धारण कब किया गया? 1947 को। भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ का निर्धारण कब किया गया? 1947 के अंदर। अध्याय दूसरा, राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के जनपदों का उल्लेख मिलता है महाभारत व संहिता ग्रंथों में। राजस्थान के जनपदों का उल्लेख मिलता है महाभारत व संहिता ग्रंथों में। नेक्स्ट, मरु प्रदेश
आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश के अंतर्गत आते थे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर। जंगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं बीकानेर तथा नागौर, जोधपुर का कुछ भाग। जंगल प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले हैं तो बीकानेर तथा नागौर और जोधपुर का कुछ भाग। जंगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। जंगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर। मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। महाभारत मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, विराट। आगे देखिए, मत्स्य जनपद स्थित था अलवर व जयपुर के मध्य। मत्स्य जनपद स्थित था अलवर व जयपुर के मध्य। शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं शूरसेन जनपद तो भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली। शूरसेन जनपद के अंतर्गत भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली। शूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। शूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है तो शूरसेन। बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है तो शूरसेन। शिवी जनपद के अंतर्गत आता है उदयपुर का पूर्वी, पश्चिमी व उत्तरी भाग। शिवी जनपद के अंतर्गत उदयपुर का पूर्वी, पश्चिमी व उत्तरी भाग आता है। शिवी जनपद की राजधानी है मध्यमिका या मध्यमिका। शिवी जनपद की राजधानी है मध्यमिका या मध्यमिका। मध्यमिका का नया नाम है नगरी और मध्यमिका का नया नाम है नगरी। नगरी वर्तमान में स्थित है चित्तौड़। नगरी वर्तमान में स्थित है चित्तौड़। अर्जुनायन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग के प्रांत। अर्जुनायन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग के प्रांत। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर परास्त किया क्षत्रपों को। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर परास्त किया क्षत्रपों को। मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता है प्रतापगढ़ व झालावाड़। मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता है प्रतापगढ़ व झालावाड़। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख मिलता है नांदसा भीलवाड़ा में। मालवों की दिग्विजय का युग मिलता है नांदसा भीलवाड़ा में। योध्या क्षेत्र के अंतर्गत आता है राजस्थान का उत्तरी भाग श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। योध्या क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? राजस्थान का उत्तरी भाग श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। योद्धे ने उत्तरी राजस्थान से किस शक्ति को परास्त किया? कुषाणों की शक्ति को। योद्धे ने उत्तरी राजस्थान से कौन सी किस शक्ति को परास्त किया तो कुषाण शक्ति को। मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मेवाड़ प्रदेश पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक राज रहा गुहिल व सिसोदिया वंश का। मेवाड़ प्रदेश पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक राज रहा गुहिल व सिसोदिया वंश का। गुहिल व सिसोदिया वंश की राजधानी रही नागदा, आहड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड व उदयपुर। गुहिल व सिसोदिया वंश की राजधानी कौन सी है दोस्तों? नागदा व आहड़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड व उदयपुर रही। मेवाड़ क्षेत्र की बोली को कहा जाता है मेवाड़ी बोली। मेवाड़ क्षेत्र की बोली को क्या कहा जाए दोस्तों? मेवाड़ी बोली। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये आप कमेंट करेंगे। और नगरी वर्तमान में कहाँ स्थित है ये भी आप कमेंट करेंगे। और नगरी किसका नाम है ये भी आप कमेंट करेंगे। शूरसेन जनपद की राजधानी क्या है? कमेंट कर देंगे। मत्स्य जनपद स्थित है कहां पे है ये भी आप
कमेंट करेंगे। दोस्तों पढ़ाने के साथ हम रिवीजन करेंगे तो ही आपको याद होगा। तो मैं जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं कमेंट के माध्यम से इनका उत्तर दें। दोस्तों आगे आप देखिए, वागड़ या वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ या वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। मरु प्रदेश ही मारवाड़ कहलाया, मारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है जोधपुर। मरु प्रदेश ही मारवाड़ कहलाया और मारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है जोधपुर। 7वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया मंडोर जोधपुर में। 7वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था मंडोर जोधपुर में। हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं कोटा व बूंदी, वर्तमान में बारा व झालावाड़। हाड़ौती के अंतर्गत कौन से आते हैं? कोटा व बूंदी, वर्तमान में बारा व झालावाड़। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर नामकरण हुआ बूंदी का। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर नामकरण हुआ बूंदी का। चौहान वंश की हाड़ा शाखा के कोटा व बूंदी पर अधिकार के पश्चात यह क्षेत्र कहलाया हाड़ौती। चौहान वंश की हाड़ा शाखा के कोटा व बूंदी पर अधिकार के पश्चात यह क्षेत्र क्या कहलाया दोस्तों? तो हाड़ौती। ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है जयपुर के आसपास का क्षेत्र। 12वीं सदी में कछवार राजपूतों ने मीणा व बड़ गुर्जरों को परास्त कर नींव डाली है कछवार राजवंश की। 12वीं सदी में कछवार राजपूतों ने मीणा व बड़ गुर्जरों को परास्त कर नींव किसकी डाली थी? कछवार राजवंश की। ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी कहलाती है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी कहलाती है ढूंढाड़ी। मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है अलवर और भरतपुर। मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है अलवर और भरतपुर। अलवर, खेरतल, तिजारा, डीग व भरतपुर में मेव जाति की अधिकता के कारण यह क्षेत्र कहलाया मेवात। अलवर, खेरतल, तिजारा, डीग व भरतपुर में मेव जाति की अधिकता के कारण यह क्षेत्र कहलाया मेवात। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन सा था जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? तो हसन खां। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? तो हसन खां मेवाती अफगान। हसन खां मेवाती अफगान। नोट, खानवा युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती। खानवा के युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? तो हसन खां मेवाती। दोस्तों राणा सांगा ने जो खानवा का युद्ध लड़ा, ये कब लड़ा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। हल्दीघाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम खां सूरी। हल्दीघाटी में एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम खां सूरी। हल्दीघाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम इतिहासकार बदायूनी। हल्दीघाटी में एकमात्र मुस्लिम इतिहासकार बदायूनी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत। जैसलमेर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? मांड या वल्ल। जैसलमेर को प्राचीन काल में मांड या वल्ल कहा जाता है। जोधपुर ग्रामीण का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? गुर्जर रात्रा। जोधपुर ग्रामीण का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? गुर्जर रात्रा। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कांठल। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल के नाम से जाना जाता था। झालावाड़ क्षेत्र का संबंध मालवा से। झालावाड़ क्षेत्र का संबंध है मालवा से। चोरू, झुंझुनू, सिक्कर नीम का थाना क्षेत्र कहलाता है शेखावटी। चोरू, झुंझुनू, सिक्कर नीम का थाना क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? शेखावटी। ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा। ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा। प्रांत का मुखिया राज्यपाल क्या कहलाता था? क्षत्रप। प्रांत का मुखिया राज्यपाल क्या कहलाता था? तो क्षत्रप। तीसरा अध्याय दोस्तों इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया, पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया। पहला तो है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। किसी की प्रशंसा में लिए गए अभिलेख कहलाते प्रशस्ति। किसी की
प्रशंसा में लिए गए अभिलेख कहलाते हैं प्रशस्ति। चौहानों का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं? बिजोलिया, घटियाला व प्रतिहार लेख। चौहानों का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन से? बिजोलिया, घटियाला व प्रतिहार लेख। रावल समर सिंह के युग की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो चिरवा शिलालेख। रावल समर सिंह के युग की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? चिरवा का शिलालेख। सिक्कों से राज्य व शासक की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो शक्ति के सूचक। सिक्कों से राज्य व शासक की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो शक्ति। जोधपुरा, कोटपुतली, बहरोड व नौ भरतपुर से किस रंग के मृदभांड प्राप्त हुए? तो काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए। अध्याय तीसरा, इतिहास को जानने के स्रोत। अध्याय तीसरा, इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक स्रोत। किसी की प्रशंसा में लिए गए अभिलेख कहलाते हैं तो प्रशस्ति। किसी की प्रशंसा में लिए गए अभिलेख कहलाते हैं प्रशस्ति। चौहानों का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन से? तो बिजोलिया, घटियाला और प्रतिलेख। चौहानों का जो इतिहास जानने के मुख्य स्रोत कौन सा है? तो बिजोलिया, घटियाला व प्रतिहार लेख। रावल समर सिंह के युग की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो चिरवा का शिलालेख। रावल समर सिंह के युग की जानकारी देने वाला शिलालेख है कौन सा है? चिरवा का शिलालेख। सिक्कों से राज्य व शासक की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो शक्ति के सूचक। सिक्कों से राज्य व शासक की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? शक्ति के सूचक की जानकारी प्राप्त होती है। गणेश्वर, नीमका थाना में कौन सी संस्कृति के साक्ष्य मिले? ताम्र संस्कृति के अवशेष। गणेश्वर, नीमका थाना में कौन सी संस्कृति के साक्ष्य मिले? ताम्र संस्कृति के अवशेष। जोधपुरा, कोटपुतली, बहरोड व नौह व भरतपुर से किस रंग के मृदभांड प्राप्त हुए? काले व लाल मृदभांड। जोधपुरा, कोटपुतली, बहरोड व नौह भरतपुर से किस रंग के मृदभांड प्राप्त हुए? तो काले व लाल मृदभांड। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहा जाता है? ताम्रपत्र। तांबे के छोटे व बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहा जाता है? ताम्रपत्र। जयनायक कृत पृथ्वीराज विजय से किस वंश की जानकारी उपलब्ध होती है? तो चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन। जयनायक कृत पृथ्वीराज विजय से किस वंश की जानकारी उपलब्ध होती है? तो चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन। आगे देखिए, नयनचंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ किस आक्रमण की भी जानकारी मिलती है? तो अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। नयनचंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य से चौहान के इतिहास के साथ किस आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। आगे देखिए, पद्मनाभ से कौन से ग्रंथ की रचना की? पद्मनाभ ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो कानड़देव प्रबंध। पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, आप ये कमेंट करेंगे कि ये कानड़देव कहां का शासक था? कानड़देव कहां का शासक था? दलपत विलास की रचना किसने की? दलपत सिंह ने। दलपत विलास की रचना किसने की? दलपत सिंह ने। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है फारसी उर्दू तवारीखों से। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है फारसी उर्दू तवारीखों से। द एनाल्स एंड एंटीकोटीज ऑफ राजस्थान की रचना किसने की? तो कर्नल जेम्स टोड ने। द एनाल्स एंटीकोटीज ऑफ राजस्थान की रचना किसने की? तो कर्नल जेम्स टोड ने। पश्चिम भारत की यात्रा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न
इंडिया की रचना किसने की? कर्नल जेम्स टोड ने। पश्चिम भारत की यात्रा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया की रचना किसने की? कर्नल जेम्स टोड ने। वंश भास्कर रचना है सूर्यमल मिश्रण की। वंश भास्कर रचना है सूर्यमल मिश्रण की। वीर विनोद रचना है श्यामल दास की। वीर विनोद रचना है श्यामल दास की। मारवाड़ राज्य का इतिहास ग्रंथ का संबंध है विश्वेश्वर नाथ रेव से। मारवाड़ राज्य का इतिहास ग्रंथ का संबंध है विश्वेश्वर नाथ रेव से। अगला टॉपिक है दोस्तों चौथा अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। दोस्तों ये कालीबंगा कहां अवस्थित है और गणेश्वर और आहड़ कहां स्थित है, ये आप कमेंट कर देंगे। कालीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुआ। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेष। कालीबंगा सभ्यता से जो प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, कालीबंगा सभ्यता के मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। कालीबंगा सभ्यता के मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। इस सभ्यता के मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी की व ईंटों की नालियां बनी हुई है। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। इस सभ्यता में चबूतरे भी मिले। इस सभ्यता में चबूतरे भी मिले। कालीबंगा सभ्यता में क्या मिले दोस्तों? चबूतरे भी मिले, जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। अग्नि वेदिकाएं मुख्यतः धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थी। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती योजना की नगर योजना के समान दिखाई देती है। कालीबंगा की जो नगर योजना है वो सिंधु सरस्वती जो सभ्यता की नगर योजना के समान दिखाई देती है। इस सभ्यता में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी का दांत का कंघा व मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए। कालीबंगा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जाता है तो नदियों का पानी सूखना एवं मरुस्थलों के बढ़ने से। कालीबंगा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है कि नदियों का पानी सूखना तथा मरुस्थल के बढ़ने से। अघाटपुर आहड़ सभ्यता स्थित है। अघाटपुर आहड़ सभ्यता है दोस्तों आहड़ के अंतर्गत। आगे देखेंगे आहड़ सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? आयड़ बेड़च। आहड़ सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? आयड़ बेड़च नदी। आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धुलकोट। आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धुलकोट। ताम्रवती तांबावती सभ्यता किसे कहा जाता है? आहड़ को। ताम्रवती या तांबावती सभ्यता किसे कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अघाटपुर नाम से जाना जाता था? तो आहड़ सभ्यता। 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाना जाता था? तो आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता से प्राप्त अवशेष। आहड़ सभ्यता से प्राप्त मकानों की दीवारों पत्थरों मिट्टी से बनी हुई थी। आहड़ सभ्यता से प्राप्त मकानों की जो दीवारें पत्थर व मिट्टी से बनी हुई थी, जिनकी छत तो बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े मकानों के बीच में बांस की पर्दी पर
मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। बड़े मकानों के बीच में बांस की परती पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। इस सभ्यता के मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। आहड़ सभ्यता के मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले, जो संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। आहड़ सभ्यता में उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ सभ्यता में उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ सभ्यता में भट्टीनुमा चूल्हा मिला। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़ सभ्यता में भट्टीनुमा जो चूल्हा मिला, इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। छठा है, आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मर्दभांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। आहड़ के जो बर्तन थे, आहड़वासियों के जो बर्तन थे, वो उनकी कला में दक्ष थे, क्योंकि यहाँ मिले जो बर्तन लाल भूरे मर्दभांड और हाथों की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। इस सभ्यता में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई। आहड़ सभ्यता में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई। आहड़ सभ्यता का पतन माना जाता है तो प्राकृतिक प्रकोप से। आहड़ सभ्यता का पतन माना जाता है प्राकृतिक प्रकोप से। आहड़ सभ्यता के पतन के बाद आहड़ वासियों ने अपना ठिकाना किसे बनाया, तो गिलुंड व भगवानपुरा। आहड़ सभ्यता के पतन के बाद आहड़ वासियों ने अपना ठिकाना गिलुंड व भगवानपुरा को बनाया। बालाथल सभ्यता स्थित है वल्लभनगर तहसील उदयपुर। बालाथल सभ्यता वल्लभनगर तहसील उदयपुर में स्थित है। बालाथल सभ्यता से संबंधित है ताम्र पाषाणकालीन आहड़। बालाथल सभ्यता संबंधित है ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से। बालाथल सभ्यता से प्राप्त अवशेष। बालाथल सभ्यता से जो प्राप्त अवशेष कौन से है, तो यहाँ बालाथल सभ्यता के अंतर्गत पहला है, यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए। इस सभ्यता में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण भी तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले। बालाथल सभ्यता में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि के आभूषण मिले। इस सभ्यता के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। इस सभ्यता में कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ लोहे गलाने की भट्टियां के चिन्ह भी मिले हैं। बालाथल सभ्यता के अतिरिक्त ऐसे कौन सा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ, तो बेरठ। बालाथल सभ्यता के अतिरिक्त ऐसा कौन सा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ, तो बेरठ। गणेश्वर सभ्यता स्थित है नीमका थाना। गणेश्वर सभ्यता कहां पे स्थित है दोस्तों, नीमका थाना। नेक्स्ट आगे देखिए, ये चौथा ही अध्याय दोस्तों चल रहा है, तो वीडियो के अंतर्गत बने रहें। ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता। ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है तो गणेश्वर सभ्यता। कौन सी संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई, तो गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त अवशेष ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार शीरावली ताम्र पिनों को पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और दूसरा है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। एक तो हड़प्पा की पूर्व संस्कृति में हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और दूसरा है कि गणेश्वर के अंतर्गत लाल चिकनी मिट्टी और विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। आहड़ व गणेश्वर
सभ्यता ताम्रकालीन की थी, किंतु इसके ऊपरी स्तर पर अन्य किसी युगीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए तो लौह युगीन सभ्यता। आहड़ व गणेश्वर सभ्यता ताम्रकालीन की थी, किंतु इसके ऊपरी स्तर पर अन्य किस युगीन सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त हुए तो लौह युगीन सभ्यता के। बेराट सभ्यता स्थित है कोटपुतली बहरोड़। बेराट सभ्यता स्थित है कोटपुतली बहरोड़। बेराट सभ्यता का विकास हुआ था बीजक की पहाड़ी व भीमडुगरी की पहाड़ी पर। बेराट सभ्यता का विकास बीजक की पहाड़ी व भीमडुंगरी की पहाड़ियों पर हुआ था। दोस्तों कमेंट कर देंगे कि बेराट किसके अंतर्गत आता है। महाभारत काल में बेराट विराटनगर और किस महाजनपद की राजधानी थी तो मत्स्य महाजनपद। महाभारत काल में बेराट जो विराटनगर के नाम से किस महाजनपद की राजधानी थी तो मत्स्य महाजनपद। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहां व्यतीत किए? विराटनगर में। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहां व्यतीत किए? विराटनगर में। सम्राट अशोक के काल का बाबरू या बेराट शिलालेख बौद्ध मठ के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? बेराट सभ्यता। सम्राट अशोक के काल का बाबरू या बेराट शिलालेख बौद्ध मठ कहां से अवशेष कहां से प्राप्त हुए तो बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता से प्राप्त अवशेष यहां बेराट सभ्यता के अंतर्गत एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिनमें 8 पंचमार्क व 28 भारतीय यूनानी शासकों की थी। दूसरा है खुदाई में वास्तविक तथा त्रिचक्र के चिन्ह अलंकृत युक्त घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीले एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला। खुदाई में स्वस्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीले और हाथों से बना हुआ वस्त्र भी मिला। प्राचीन सभ्यता और स्थान जैसे कि यहाँ पे दिया कि बागोर जो स्थान है भीलवाड़ा के अंतर्गत, ओजियाना बदनौर ब्यावर के अंतर्गत, सांभर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत, जोधपुरा कोटपुतली बहरोड़ के अंतर्गत, नगर टोंक के अंतर्गत, रेड टोंक के अंतर्गत, नगरी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंतर्गत, ओजियाना बदनौर ब्यावर के अंतर्गत, सांभर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत, जोधपुरा कोटपुतली बहरोड़ के अंतर्गत, नगर टोंक के अंतर्गत, रेड टोंक के अंतर्गत, नगरी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। दोस्तों बार बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूं कि आपको इसी वीडियो के अंतर्गत ये सारा रिवीजन भी हो जाए, याद भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन आपके दोस्तों गलत नहीं होगा, इसीलिए मेरा रिवीजन बार बार वीडियो के अंतर्गत हो रहा है। 9 भरतपुर। 9 कहां है दोस्तों? भरतपुर। भिनमाल जालोर, पचमाता राजसमंद, गिलुंड राजसमंद, सौंथी बीकानेर, पीलीबंगा हनुमानगढ़, रंगमहल हनुमानगढ़, बड़ोपोल हनुमानगढ़। दोस्तों ये चौथा अध्याय अपना कंप्लीट हो चुका है। पांचवा अध्याय है दोस्तों आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था तो राजा। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था राजा। राजा अपने राज्य का संचालन किसकी सहायता से करता था तो मंत्रिपरिषद। राजा अपने राज्य का संचालन किसकी सहायता से करता था तो मंत्रिपरिषद। रियासती काल में प्रमुख मंत्री कहलाता था दीवान। रियासती काल में प्रमुख मंत्री कौन कहलाता था? दीवान। सेना के वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी कौन निभाता है? बख्शी। सेना का वेतन देना और सेना संबंधी अन्य कार्यों को जिम्मेदारी निभाता है बख्शी। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, बचत को सुरक्षित कर राजकीय कोष में वृद्धि करना, कार्य को संभालना खंचाजी। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना आदि कार्य खंचाजी संभालता था। परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी। परगनों में शांति व्यवस्था की बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम का प्रशासन कौन संचालित करती थी? ग्राम पंचायतें। ग्राम का प्रशासन कौन संचालित करती थी? ग्राम पंचायतें। राजा
अपने भाई बंधु को दी जाने वाली भूमि का स्वामी कहलाता था जागीरदार। राजा अपने भाई बंधु को दी जाने वाली भूमि का स्वामी क्या कहलाता था? जागीरदार। राजा राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर किसे नियुक्त करता था? तो जागीरदारों को। राजा राज्य के महत्वपूर्ण पदों पे किसे नियुक्त करता था? तो जागीरदारों को। राजा और जागीरदारों के मध्य कौन सा संबंध माना जाता था? तो भाईचारे और सौहार्द का। राजा और जागीरदारों के मध्य कौन सा संबंध माना जाता था? भाईचारे और सौहार्द का। प्रारंभ में जागीरदार राजा को अपनी सेवा कब देता था? युद्ध व शांति के समय। प्रारंभ में जागीरदार राजा को अपनी सेवा कब देता था? युद्ध और शांति के समय देता था। अंग्रेजी राज्य के समय भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। अंग्रेजी राज्य के समय भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। ब्रिटिश कालीन भारत में कुल प्रांत कितने थे? 11। ब्रिटिश कालीन भारत में कुल प्रांत कितने थे? 11। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। दोस्तों ये अपना 5वां अध्याय पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अध्याय 6 है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के लिए दोस्तों 1000 लाइक का टारगेट है दोस्तों, जो आप ही के द्वारा पूरा करवाया जाएगा, क्योंकि हम आपको इस निःशुल्क वीडियो प्रदान कर रहे हैं और एक ही वीडियो के अंदर कक्षा 6 के ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहें और फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें। वहां पर भी सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पे जाके आप अध्ययन अपनी तैयारी रेगुलर रूप से करते रहें। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से और फेसबुक पेज को फॉलो करने से हमें शानदार अच्छा सा आगे के वीडियो के बनाने के लिए दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को दोस्तों और फेसबुक पेज को सपोर्ट करें। अध्याय 6 है दोस्तों राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राज्य के मध्य भाग में स्थित वह पर्वतमाला कौन सी जो विश्व के प्राचीन पर्वतमालाओं से एक है? तो अरावली पर्वतमाला। राज्य के मध्य भाग में स्थित वह पर्वतमाला कौन सी जो विश्व के प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है? तो अरावली पर्वतमाला। राज्य के पश्चिम भाग की स्थिति मरुस्थलीय प्रदेश। राज्य के पश्चिम भाग की स्थिति मरुस्थलीय प्रदेश। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग है पठारी। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग है पठारी। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया? तो 4। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन से हैं? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है दोस्तों। एक तो थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान में पश्चिम भाग में फैले विशाल मरुस्थल को क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिम भाग में फैले विशाल मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहलाता है। विशाल थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में है? 12 जिलों में। विशाल थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में है? तो 12 जिलों में। दोस्तों वो 12 जिले कौन कौन से हैं जहां थार का मरुस्थल राजस्थान के अंतर्गत फैला हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है? 61.11%। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे थार का मरुस्थल फैला हुआ है? तो 61.11% भाग पर। थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती? तो 40%। थार के मरुस्थल में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है।
सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल। विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल। विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थल भाग को कहते हैं भारतीय मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थल के भाग को भारतीय मरुस्थल कहते हैं। बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो धोरे। बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धोरे। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कितने प्रतिशत भाग पे है? 9% भाग पे। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कितने प्रतिशत भाग पे है? तो 9% वाले भाग पे। अरावली पर्वतमाला का दक्षिण में विस्तार कहां से माना जाता है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से। अरावली पर्वतमाला का दक्षिण में विस्तार कहां से माना जाता है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से। अरावली पर्वतमाला का उत्तर में विस्तार कहां तक माना जाता है? दिल्ली के रायसीना तक। अरावली पर्वतमाला का उत्तर में विस्तार कहां तक माना जाता है? दिल्ली के रायसीना तक। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान का सबसे उच्च भाग माना जाता है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का सबसे उच्च भाग किसे कहते हैं? तो अरावली पर्वतमाला को। राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है अरावली पर्वतमाला से। राजस्थान के अंदर अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला से माना जाता है। मानसून को रोक के वर्षा कराने की दृष्टि से राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है अरावली पर्वतमाला। मानसून को रोक के वर्षा करने की दृष्टि से राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आगे देखिए, गुरु शिखर चोटी स्थित है सिरोही जिले के माउंट आबू में। गुरु शिखर चोटी कहां पे है? सिरोही जिले के माउंट आबू में। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग निम्न में से कौन सी नदियों से निर्मित है? चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उत्तरी सहायक नदियों द्वारा। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग निम्न में से कौन सी नदियों से निर्मित है? तो चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा। राजस्थान राज्य में पूर्वी मैदानी भाग कितने प्रतिशत हिस्से पर स्थित है? तो 23% पर स्थित है। राजस्थान राज्य में पूर्वी मैदानी भाग कितने प्रतिशत पर स्थित है? तो 23% पर स्थित है। दोस्तों, आप कमेंट करेंगे कि राजस्थान के जो विशाल थार का मरुस्थल है उसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? विशाल थार के मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? और राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल है? और थार के मरुस्थल में राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये भी आप कमेंट करेंगे। और अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कितने प्रतिशत भाग पे है? वो प्रतिशत आपको कमेंट करना होगा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? कमेंट कर देंगे। राजस्थान राज्य में पूर्वी मैदानी भाग में कितने प्रतिशत हिस्से? तो 23%। राजस्थान राज्य में पूर्वी मैदानी भाग में कितने प्रतिशत हिस्से में स्थित है? 23%। चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र का वह भाग जो ऊबड़ खाबड़ कहलाता है तो बीहड़ व डांग उत्खात भूमि। चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र का वह भाग जो ऊबड़ खाबड़ कहलाता है बीहड़ डांग उत्खात भूमि। राजस्थान का सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान का सबसे उपजाऊ सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है? तो 40%। सही आंकड़ा है 39%। राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है? तो 40% भाग पे। और सही आंकड़ा है 39%। 56 गांवों के समूह में 56 नदी नालों से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? 56 का मैदान। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? 56 का मैदान। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को कहा जाता है हाड़ौती का पठार। राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे स्थित है? तो 7% भाग पे, जो
6.89% है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे स्थित है? तो 7% भाग पे स्थित है और 6.89%। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मुख्यतः मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्यतः मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। राजस्थान में उड़िया व आबू का पठार स्थित है सिरोही के अंदर। राजस्थान में उड़िया व आबू का पठार स्थित है सिरोही के अंदर। बोराट का पठार स्थित है गोगुंदा, उदयपुर व कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? गोगुंदा जो उदयपुर के अंदर एवं कुंभलगढ़ है राजसमंद के अंदर स्थित है। मेसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि नगरी किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट कर देंगे। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में स्थित है। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में स्थित है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर में और जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर में, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। वर्तमान में लसाड़िया का पठार सलूम्बर में है। राजस्थान का वार्षिक वर्षा औसत कितना है? 57.5 सेंटीमीटर। राजस्थान का वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 57.5 सेंटीमीटर। राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो 3। राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो 3। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः औसत तापमान कितना होता है? 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः औसतन तापमान 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म लू भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू। राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल धूल भरी आंधियों की गति कितनी होती है? तो 140 किलोमीटर घंटा। पश्चिमी राजस्थान की धूल भरी आंधियों की गति कितनी है होती है? तो 140 किलोमीटर घंटा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के कौन से हिस्से में सर्वाधिक वर्षा करता है? पूर्वी हिस्से में। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के कौन से हिस्से में सर्वाधिक वर्षा करता है? तो पूर्वी हिस्से के। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा होती है दक्षिणी राजस्थान में। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा कहां होती है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आगे देखिए, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला किसे माना जाता है? झालावाड़ को। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ को माना जाता है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, लगभग 10 सेंटीमीटर। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, लगभग 10 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, 150 सेंटीमीटर वर्षा। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, 150 सेंटीमीटर वर्षा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के रूप में 2 भागों में विभाजित करती है? तो 50 सेंटीमीटर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के रूप में 2 भागों में विभाजित करती है? तो 50 सेंटीमीटर। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं मावट पश्चिमी विक्षोभ से। शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है मावट पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सर्वाधिक लाभकारी किस फसल के लिए होती है? गेहूं। पश्चिम के विक्षोभ से होने वाली वर्षा सर्वाधिक लाभ किस फसल के लिए होती है? तो गेहूं के लिए होती है। दोस्तों ये अपना जो अध्याय तो चल रहा था 6, ये भी आपके कंप्लीट हो चुका है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं मावट या पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सर्वाधिक लाभकारी किस फसल के लिए होती है? तो गेहूं
के लिए पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सर्वाधिक लाभकारी किस फसल के लिए होती है? तो गेहूं के लिए। अध्याय 7वां जल संसाधन एवं संरक्षण। राजस्थान की जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला। राजस्थान की जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भागों में। आंतरिक अफवाह, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी। राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। आंतरिक प्रवाह, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल नदियों का संबंध किस अफवाह तंत्र से है? तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र से। बनास, काली सिंध, पार्वती और चंबल नदियों का संबंध किस अफवाह तंत्र से है? तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र से है। माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम विक्षोभ आदि नदियों का संबंध किस अफवाह तंत्र से? तो अरब सागर के अफवाह तंत्र से है। माही, लूनी, साबरमती व पश्चिमी बनास आदि नदियों का संबंध किस अफवाह तंत्र से? तो अरब सागर के अफवाह तंत्र से। घग्गर, कांतली, साबी, रूपारेल, मेथा आदि नदियों का संबंध किस अफवाह तंत्र से? तो आंतरिक अफवाह तंत्र से है। घग्गर, कांतली, साबी, रूपारेल, मेथा आदि नदियों का संबंध किस अफवाह तंत्र से? तो आंतरिक अफवाह तंत्र से है। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्षभर बहने वाली नदी चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्षभर बहने वाली नदी चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोड गढ़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती किस नदी की सहायक नदियां है? तो चंबल नदी की सहायक नदियां। बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती किस नदी की सहायक नदियां है? तो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चंबल नदी के किनारे। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। राजसमंद चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में होते हुए चंबल में मिलने वाली नदी कौन सी? बनास नदी। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, टोंक एवं सवाई माधोपुर में होते हुए चंबल में मिलने वाली नदी कौन सी? बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। आगे देखिए दोस्तों, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर। टोंक, सवाई माधोपुर शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? बनास नदी के किनारे। टोंक, सवाई माधोपुर शहर बनास नदी के किनारे बसे हुए हैं। बनास की मुख्यतः सहायक नदियां मेनाल, कोठारी, बेड़च, खाड़ी। बनास की मुख्यतः सहायक नदियां मेनाल, कोठारी, बेड़च और खाड़ी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के गोविंदगढ़ में किन धाराओं से होता है? तो सरस्वती व सागरमती। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के गोविंदगढ़ में किन 2 धाराओं से होता है? तो सरस्वती और सागरमती। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर। ग्रामीण का प्रवाह क्षेत्र दोस्तों अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। लूनी नदी किस स्थान से खारी होना प्रारंभ हो जाती है? तो बालोतरा से। बालोतरा से लूनी नदी खारी होना प्रारंभ हो जाती है। जोजड़ी, बांडी, जवाई, मिचड़ी, खाड़ी, सुकड़ी, सागी एवं गुहिया आदि नदियां किसकी सहायक नदियां? तो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस पर्वत से होता है? विंध्याचल पर्वत अमरूरू पहाड़ी से। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस पर्वत से होता है? तो विंध्याचल पर्वत अमरूरू पहाड़ी से। माही नदी राजस्थान के किन
दो जिलों में बहती है? तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। माही नदी राजस्थान के किन दो जिलों में बहती है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये माही नदी इन जिलों में बहती है। माही की सहायक नदियां सोम एवं जाखम है। बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? बाण गंगा से। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नमभूमि का निर्माण करता है? तो बाण गंगा। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान नम भूमि का निर्माण करता है? तो बाण गंगा। अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है बाण गंगा नदी को। अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है बाण गंगा को। शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी का। शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी का। घग्गर नदी राजस्थान में कहां बहती है? तो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। घग्गर नदी राजस्थान के श्री हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ में बहती है। किस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है? तो घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। नदी घाटी परियोजना को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर कहा। नदी घाटी परियोजना को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर। चंबल नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना पर कितने बांध बनाए गए? तो 4 बांध बनाए गए। तो क्रम संख्या के अंदर गांधी सागर बांध जो मंदसौर में मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान। जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान। कोटा बैराज और कोटा राजस्थान। ये चंबल परियोजना पर बने 4 बांध हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, जिसमें गांधी सागर बांध आपके मंदसौर मध्य प्रदेश में है और बाकी के 3 जो बांध हैं राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये राजस्थान के हैं, राजस्थान के अंतर्गत हैं। माही बजा सागर बांध किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। आगे देखिए नेक्स्ट, बीसलपुर परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पे किया गया? बनास नदी पे। बीसलपुर परियोजना का निर्माण बनास नदी पर किया गया। टोंक जिले के बीसलपुर गांव से कौन सी परियोजना निकाली गई? बीसलपुर परियोजना निकाली गई। टोंक जिले के बीसलपुर गांव से कौन सी परियोजना निकाली गई? बीसलपुर परियोजना निकाली गई। बीसलपुर परियोजना से कौन से जिलों के लिए पेयजल की आपूर्ति की जाती है? जयपुर, अजमेर और टोंक। बीसलपुर परियोजना से कौन से जिलों के लिए पेयजल की आपूर्ति की जाती है? तो जयपुर, अजमेर और टोंक। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया? नर्मदा नदी पे किया गया। सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिलों के लिए सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगी? तो बाड़मेर और जालोर जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई। सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिलों के लिए सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई? तो बाड़मेर और जालोर। जवाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाई नदी। जवाई परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो जवाई नदी पे स्थित है। जवाई परियोजना किस जिले में स्थित है? पाली जिले में। जवाई परियोजना पाली जिले में स्थित है। सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर। सोम कमला अंबा परियोजना है डूंगरपुर में। सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सोम नदी पे। सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पे है? तो सोम नदी पे। मानसी वाकल परियोजना स्थित है उदयपुर। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर। जाखम परियोजना प्रतापगढ़। जाखम परियोजना स्थित है प्रतापगढ़ में। जाखम को जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया। जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया। जयसमंद झील का निर्माण 1687 से 1691 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। जयसमंद
झील का निर्माण 1687 से 1691 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया? गोमती नदी पर करवाया गया। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया? गोमती नदी पर। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील सलुम्बर। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद झील सलुम्बर। पुष्कर झील स्थित है अजमेर। पुष्कर झील है अजमेर। आनासागर झील है अजमेर। आनासागर झील अजमेर में। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील। नक्की झील स्थित है माउंट आबू सिरोही में। नक्की झील माउंट आबू के सिरोही में। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौचौकी की पाल कहा जाता है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौचौकी की पाल कहा जाता है। बालसमंद झील स्थित है जोधपुर ग्रामीण में। बालसमंद झील स्थित है जोधपुर ग्रामीण में। कायलाना झील स्थित है जोधपुर ग्रामीण में। कायलाना झील स्थित है जोधपुर ग्रामीण में। उमेश सागर झील स्थित है जोधपुर ग्रामीण में। उमेश सागर झील स्थित है जोधपुर ग्रामीण में। गढ़सीसर झील स्थित है जैसलमेर। गढ़सीसर झील स्थित है जैसलमेर। गैरसागर झील स्थित है डूंगरपुर। गैरसागर झील स्थित है डूंगरपुर। कोलायत झील स्थित है बीकानेर। कोलायत झील है बीकानेर। सिलीसर झील स्थित है अलवर। सिलीसर झील अलवर। खारे पानी की सांबर झील कहाँ है? जयपुर, अजमेर, डिडवाना, कुचामन, नागौर। खारे पानी की सांबर झील जयपुर, अजमेर, डिडवाना, कुचामन और नागौर में स्थित है। आगे देखिए पचपदरा झील बालोतरा। पचपदरा झील स्थित है बालोतरा में। डिडवाना झील स्थित है डिडवाना कुचामन में। लूणकरसर झील स्थित है बीकानेर में। पोखरण झील स्थित है जैसलमेर में। फलोदी झील स्थित है फलोदी में। घर की छत पे गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं एकत्रित किस विधि से किया जाता है? तो रूफटॉप जल संचयन विधि। घर की छत पे गिरे वर्षा जल को जल के नीचे बने हुए कुएं एकत्रित किस विधि से किया जाता है? तो रूफटॉप जल संचयन विधि। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती है? टांका। पश्चिम राजस्थान में जल के संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना क्या कहलाती है? टांका। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या है? खड़ीन। पश्चिम राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना है खड़ीन। वर्षा जल रोक के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती? जोहड़। वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती? तो जोहड़। अगला अध्याय दोस्तों 8वां आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र 8वां अध्याय। राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान। देश में सर्वाधिक सरसों, ग्वार और बाजरा का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। उत्पादन की दृष्टि से जौ एवं चना का भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। उत्पादन की दृष्टि से जौ एवं चना का भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्य खेती कौन सी है? मक्का। दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न की मुख्य खेती कौन सी है? मक्का फसल। राज्य में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान श्रीगंगानगर का। राज्य में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है श्रीगंगानगर का। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु मुख्य साधन इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु मुख्य साधन इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पश्चिमी राजस्थान के कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ? तो 17.5 लाख हेक्टेयर सुविधा का विकास हुआ। 17.5 लाख हेक्टेयर सुविधा का विकास हुआ। कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल हेतु होती है? 66%। कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है? तो 66%। कुएं सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई नहरों से होती है? तो 33%। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान दूसरा। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान दूसरा। राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो 11.27%। 11.27% राजस्थान में भारत का लगभग पशुधन प्रतिशत पाया जाता है। 11.27।
खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर किसको कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। राजस्थान में कितने खनिजों का खनन होता है? तो 67। राजस्थान में कितने खनिजों का खनन होता है? तो 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। भारत में सर्वाधिक रॉक फास्फेट किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक रॉक फास्फेट किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी एवं संगमरमर के उत्पादन एकाधिकार किस राज्य को? राजस्थान को। आगे दोस्तों अपना अध्याय होगा 9वां अध्याय, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है 66.11। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 66.11। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की प्रमुख साक्षरता कितनी है? 79.19%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की प्रमुख साक्षरता कितनी है? 79.19%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है? 52.12%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता है 52.12%। राजस्थान सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर कौन से उपकेंद्र खोले जाएंगे? तो स्वास्थ्य उपकेंद्र। राजस्थान सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पे कौन से उपकेंद्र खोले जाते हैं? तो स्वास्थ्य उपकेंद्र। राजस्थान सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 30,000 की आबादी पे कौन सा उपकेंद्र खोला जाएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। राजस्थान सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1 लाख की आबादी पे कौन से उपकेंद्र खोले जाएंगे? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास उपलब्ध योजना कौन सी है? सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए डाक विभाग के पास उपलब्ध योजना सुकन्या समृद्धि योजना। राजस्थान राज्य में कितने बंदरगाह स्थित है? कोई नहीं। राजस्थान राज्य में कितने बंदरगाह स्थित है? कोई नहीं। राजस्थान के परिवहन को कितने प्रकारों में बांटा गया? 3 प्रकारों में। राजस्थान के परिवहन को 3 प्रकारों में बांटा गया। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो बाड़मेर पहला और दूसरा जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला है, पहला तो बाड़मेर, दूसरा जोधपुर। राजस्थान में न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला धौलपुर। राजस्थान में न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला धौलपुर। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 और NH-52। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 और NH-52। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-71B। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-71B। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है? 1। राजस्थान में रेलवे के 1 जोन है। राजस्थान में रेलवे का संचालन 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी और रेलवे उत्तरी पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे का संचालन 2 रेलवे जोन करता है, जैसे उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? 5। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल है? 5। राजस्थान रेलवे के 5 मंडल कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर व कोटा। राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर व कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर। राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सागानेर हवाई अड्डा। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सागानेर हवाई अड्डा। सागानेर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयपुर में। सागानेर हवाई अड्डा है जयपुर में। राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी कौन सी रियासत के द्वारा चलाएगी? जयपुर रियासत के द्वारा। राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी कौन सी रियासत के द्वारा चलाएगी? तो जयपुर रियासत के द्वारा चलाई गई।
राज्य की प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली? आगरा फोर्ट से बांदीकुई। आगरा फोर्ट से बांदीकुई। राज्य की प्रथम रेलगाड़ी आगरा फोर्ट से बांदीकुई चली। आगरा फोर्ट से बांदीकुई रेलगाड़ी कब प्रारंभ की गई? तो अप्रैल 1874 में। अप्रैल 1874 में। दोस्तों, अध्याय 10वां लोक संस्कृति एवं कला। लोक संस्कृति एवं कला। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी। राजस्थान की मातृभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा के मुख्यतः कितने रूप है? 2। राजस्थानी भाषा के मुख्यतः कितने रूप है? 2। कौन से? पूर्वी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा, ये राजस्थानी भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं। ढूंढाड़ी, जयपुर, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी भाषा का संबंध पूर्वी राजस्थान से। ढूंढाड़ी, जयपुरी, हाड़ौती, मेवाड़ी, अहिरवाटी भाषा का संबंध पूर्वी राजस्थान से। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी तथा शेखावटी आदि भाषा का संबंध है पश्चिमी राजस्थान से। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी तथा शेखावटी आदि भाषा का संबंध है पश्चिमी राजस्थान से। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर शब्द सूचक है गण और गौर, जिसमें गण शिव, गौर अथवा पार्वती का सूचक है। छोटी तीज का त्योहार श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है तो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कजली तीज अर्थात सातोड़ी तीज त्योहार मनाया जाता है भाद्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कजली तीज, सातोड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है तो भाद्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को। शीतलाष्टमी का त्योहार, शीतलाष्टमी चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतलाष्टमी। शीतला माता का भोग किसने लगाया जाता है? तो बांसोड़ा या बांसीड़ा। शीतला माता का भोग बांसेड़ा या बांसीड़ा के लगाया जाता है। शीतला माता का मुख्य मंदिर शील की डूंगरी चाकसू। शील की डूंगरी चाकसू, जो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। अक्षय तृतीया को किस नाम से जाना जाता है? आखा तीज। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से जाना जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? अजमेर में। पुष्कर में भव्य मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर में भव्य मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा। राजस्थान का प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है पुष्कर अजमेर में। राजस्थान का प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है पुष्कर अजमेर में। केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली, जबकि पुस्तक में सवाई माधोपुर में दिया हुआ है। केला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली, और पुस्तक में दिया गया है दोस्तों सवाई माधोपुर में दिया गया है। केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी। लक्खी मेला किस देवी के मेले को कहा जाता है? तो केला देवी के मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। महावीर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली। महावीर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो करौली। महावीर जी के मंदिर में विशाल मेले का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से विशाख कृष्ण द्वितीया। महावीर जी के मंदिर में विशाल मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से विशाख कृष्ण द्वितीया को। महावीर जी के मंदिर में किस जैन तीर्थंकर की मूर्ति स्थित है? तो महावीर स्वामी की। महावीर जी के मंदिर में किस जैन तीर्थंकर की मूर्ति स्थित है? तो महावीर स्वामी की। महावीर जी के मंदिर में महावीर स्वामी की कौन से रंग की भव्य प्रतिमा स्थित है? लाल। महावीर जी के मंदिर में महावीर स्वामी के कौन से रंग की भव्य प्रतिमा है? तो लाल। राजस्थान में प्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा। राजस्थान का प्रसिद्ध दशहरा मेला कोटा में लगता है। कोटा में दशहरा मेला किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो दुर्जन शाह सिंह के समय, जो 1729 और 1756 ईस्वी का समय है इनका। कोटा में दशहरा मेला किस शासक के शासन काल में प्रारंभ हुआ? तो दुर्जन शाह सिंह के शासन काल में प्रारंभ हुआ, और शासन काल था उनका 1729 से 1756 ईस्वी। आगे देखिए, कोटा का दशहरा मेला किस शासक के समय सर्वाधिक आकर्षक बना? तो महाराणा उमेश सिंह द्वितीय के समय, जिनका समय है 1889 से 1940 ईस्वी। कोटा का दशहरा मेला किस शासक के समय सर्वाधिक आकर्षक बना? तो महाराणा उमेश सिंह द्वितीय के
समय आकर्षक बना कोटा का दशहरा मेला। और उनका महाराज उमेश सिंह द्वितीय का शासनकाल 1889 से 1940 ईस्वी। माही, सोम एवं जाखम नदियों का संगम तट पे किस मेले का आयोजन होता है? तो बेणेश्वर मेले का। माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी करणी माता। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी करणी माता। किस देवी के मंदिर में काले व सफेद चूहे पाए जाते हैं? करणी माता के मंदिर में। करणी माता के मंदिर में काले और सफेद चूहे पाए जाते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर में। खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर में। खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन किया जाता है फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक। खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक। रामदेव जी का मंदिर स्थित है रुणेचा जैसलमेर में। रामदेव जी का मंदिर स्थित है रुणेचा जैसलमेर में। बाबा रामदेव के मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। बाबा रामदेव के मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक किया जाता है। गलियाकोट का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? गलियाकोट सागवाड़ा डूंगरपुर के। गलियाकोट का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गलियाकोट जो सागवाड़ा डूंगरपुर के अंतर्गत। फखरुद्दीन मोला की मजार है गलियाकोट डूंगरपुर में। फखरुद्दीन मोला की मजार स्थित है गलियाकोट डूंगरपुर में। मजार है फकरी के नाम से जाना जाता है फखरुद्दीन का मेला। मजार है फकरी के नाम से जाना जाता है फखरुद्दीन का मेला। राजस्थान में दाऊदी बोहरा समाज का मुख्य केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर। राजस्थान में दाऊदी बोहरा समाज का मुख्य केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर। जीण माता का मेला राजस्थान का कहाँ लगता है? सिक्कर में। जीण माता का मेला राजस्थान के अंदर कहाँ लगता है? सिक्कर में। हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर में। हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर में। हरियाली अमावस्या के मेले का आयोजन मेवाड़ के किस शासक के समय प्रारंभ हुआ? महाराणा फतेह सिंह के समय। हरियाली अमावस्या के मेले का आयोजन मेवाड़ के किस शासक के समय प्रारंभ हुआ? महाराणा फतेह सिंह के समय प्रारंभ हुआ। हरियाली अमावस्या के मेले का आयोजन किस वर्ष माना जाता है? 1899 ईस्वी में। हरियाली अमावस्या के मेले का आयोजन 1899 में माना जाता है ईस्वी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुख्यतः किस देश के निवासी थे? ईरान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूलतः किस देश के निवासी थे? ईरान। गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स का आयोजन कब किया जाता है? रजब माह की पहली से 6 तारीख तक। रजब माह की पहली 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स का आयोजन होता है। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? डूंगरपुर में। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? डूंगरपुर में। बेणेश्वर मेले का आयोजन कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा में। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? टोंक। डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है टोंक, जबकि पुस्तक में जयपुर दिया गया है। जबकि पुस्तक में जयपुर दिया गया है। परबतसर डिडवाना कुचामन में कौन सा मेला लगता है? तेजाजी का मेला। परबतसर डिडवाना कुचामन में कौन सा लगता है? तेजाजी का मेला। मारवाड़ के प्रमुख पंचपीर है रामदेव जी, पाबूजी, मेहाजी। रामदेव जी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और गोगा जी। मारवाड़ के प्रमुख पंचपीर है रामदेव जी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और गोगा जी। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण नवमी को। गोगा नवमी कब मनाते हैं? तो भाद्र कृष्ण नवमी को। गोगा जी की मुख्य पूजा की जाती है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। गोगा जी की मुख्य पूजा की जाती है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। तेजा जी का विशाल मेला लगता है भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी को। तेजा जी का विशाल मेला लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। आगे देखिए नेक्स्ट। ऊंटों के देवता के रूप में पूजा होती है पाबूजी राठौर की। ऊंटों के देवता के रूप में पूजा किसकी होती है? पाबूजी की। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक लोकदेवता माने जाते हैं रामदेव जी। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक लोकदेवता माने जाते हैं रामदेव जी। मुस्लिम समाज में रामदेव जी की पूजा किस रूप में की जाती है? रामसा पीर की। मुस्लिम समाज में रामदेव जी की पूजा किस रूप में की जाती है? तो रामसा पीर की रूप में। रामदेव जी का मेला किस माह में आयोजन होता है? भाद्र
पद को। रामदेव जी का मेला किस माह आयोजन होता है? भाद्रपद को। मीराबाई का संबंध राठौड़ वंश से है। मीराबाई का संबंध राठौड़ वंश से है। मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ। मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ। संत दादू दयाल ने बादशाह अकबर से मुलाकात कब की? 1585 में। संत दादू दयाल ने बादशाह अकबर से 1585 में मुलाकात की। संत दादू दयाल एवं बादशाह अकबर की मुलाकात किस स्थान पर हुई? फतेहपुर सीकरी। संत दादू दयाल बादशाह अकबर की मुलाकात किस स्थान पर हुई? फतेहपुर सीकरी। संत दादू दयाल की मृत्यु कब हुई? 1603 में। संत दादू दयाल की मृत्यु हुई 1603 में। संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई? नारायणा गांव। संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई? नारायणा गांव। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1508 के अंतर्गत। विक्रम संवत 1508 के अंतर्गत, जो भाद्रकृष्ण अष्टमी को हुआ। जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन सा है? पिपासर नागौर। जाम्बोजी का जन्म स्थल है पिपासर नागौर। संत जसनाथ जी का जन्म कतियासर बीकानेर में संत जसनाथ जी का जन्म हुआ। काष्ठकला का राजस्थान में मुख्य केंद्र है बस्सी चित्तौड़। काष्ठकला का राजस्थान का मुख्य केंद्र बस्सी चित्तौड़। लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंगाई छपाई टप्पे का प्रमुख केंद्र है बस्सी चित्तौड़। लकड़ी के बेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के ठप्पे का प्रमुख केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतली निर्माण के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध स्थान उदयपुर। लकड़ी से प्रसिद्ध खिलौने कठपुतली का निर्माण राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल है उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जेठाना डूंगरपुर। फर्नीचर निर्माण के लिए प्रसिद्ध शेखावटी बीकानेर। फर्नीचर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है शेखावटी बीकानेर। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तु तैयार करना टेराकोटा कहलाता है। मिट्टी से मूर्तियां विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तु तैयार करके पकाना क्या कहलाता है? टेराकोटा। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मोलेला, राजसमंद और अलवर, बाड़मेर। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मोलेला, राजसमंद, अलवर और बाड़मेर। लाख का काम राजस्थान में कहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो जयपुर, जोधपुर। लाख का काम राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर के अंतर्गत। जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध स्थान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध स्थान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम मुख्यतः जयपुर। कांच पर बारीकी सोने की नक्काशी कहलाती है थेवा कला। कांच पर बारीकी सोने की नक्काशी कहलाती है थेवा कला। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान प्रतापगढ़। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान प्रतापगढ़। बगरू, सागानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली और बस्सी आदि क्षेत्र प्रसिद्ध है कपड़े की छपाई के लिए। बगरू, सागानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली और बस्सी आदि क्षेत्र प्रसिद्ध है कपड़े की छपाई के लिए। कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों को सिल दिया जाता है, जिसे कहा जाता है पेचवर्क। कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पेच वर्क। दोस्तों, ये आपके 210 अध्याय इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा राजस्थान और कक्षा 6 की ये 10 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, एक ही वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो को दोस्तों आप 2 या 4 बार रिवीजन कर लेना। मैंने हर एक कंटेंट को 2 से 4 बार पढ़ा, जिससे इसी वीडियो के अंतर्गत आपको याद हो जाए। निवेदन इतना ही है, आप भी इसी को 2 या 4 बार पढ़ें और जहां आपको लगता है कंटेंट, वहां अपने रजिस्टर के अंतर्गत आप रिवीजन करते हुए इसको नोट करें, याद कर ले दोस्तों, जिससे आपको स्थायी रूप से एग्जाम तक याद रहे और बार बार रिवीजन करते रहे। वीडियो के देखते हुए रजिस्टर में नोट करें। ये जो बुक देख रहे हैं दोस्तों, इमेज देख ले, राजस्थान अध्ययन संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर। इस बुक को दोस्तों आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इनका जो ऐप है संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर, वहां पे जाके इस बुक को दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है दोस्तों, तो इस बुक को जरूर प्राप्त करें।
हमारे चैनल पे तो ये पढ़ाई जाएगी ही, बाकी अगर आपके पास होगी और आप रिवीजन करोगे वीडियो देखते हुए तो ये आपको और बेनिफिट हो जाएगा। तो आप इसको बुक को जरूर, इनका जो ऐप है संकल्प का गंगानगर पब्लिकेशन, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर के नाम से, वहां से इस बुक को दोस्तों प्राप्त कर लेवे। आगे आपका जो कक्षा आएगी दोस्तों, हमारा राजस्थान के अंदर कक्षा 7 के सभी टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक है। और मैंने बुक रिव्यू से लगाकर कितने हैं टॉपिक जब इस समय पढ़ाएंगे तब देख लेंगे दोस्तों। एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो के लिए 1000 लाइक का टारगेट रखा है जो आप पूरा करवा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने एक ही क्लास के अंदर आपको ये पूरा करवाया है। आपका भी निवेदन मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में और व्हाट्सएप के ग्रुप में लगा देना दोस्तों, स्टेटस के रूप में, टेलीग्राम के अंदर, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो बहुत ही अच्छी कंटेंट की शानदार बुक्स है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने आप शेयर करेंगे बुक का पता चलेगा। और ये जो बुक है दोस्तों शानदार अच्छी बुक है, एक ही बुक के अंदर सभी कक्षा, हमारा राजस्थान कक्षा 10 तक के सभी पाठों का संकलन है। तो बुक को परचेज जरूर करें और हमारे चैनल पे इस बुक को कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों। आज कक्षा 6 हो गई है, अगली कक्षा 7 आएगी दोस्तों। बार बार रिवीजन करते रहें दोस्तों। और इसी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस का फेसबुक पेज है दोस्तों, प्लेलिस्ट वहां पर भी बनी है और यूट्यूब चैनल पर भी बनी हुई है। तो वहां पे जाकर कंप्लीट अध्ययन करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए दोस्तों शानदार अच्छे से कमेंट कर लें। और इस वीडियो को आपने इतना सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, फेसबुक पेज को फॉलो किया, इसके लिए आपका पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।